रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं जिनमें कुछ डिफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है। तो डिफेक्ट इन द ट्यूब्यूल ट्रांसपोर्ट विच लीड टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस इन ब्लड। तो हमारा जो ब्लड का पीएच है वो रिड्यूस हो जाता है और डिफेक्ट आ रहा है उसमें एच पॉजिटिव और बाइकार्बोनेट आयंस के ट्रांसपोर्ट में। ये किस पार्ट में आ रहा है, किस वजह से ये डिफेक्ट आ रहा है, इसी में इसको हम पढ़ेंगे रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस को डिटेल में। अब इसके 4 टाइप होते हैं, टाइप 1, टाइप 2। जो टाइप 1 है वो डिस्टल ट्यूब्यूल में डिफेक्ट होता है, टाइप 2 में प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल में डिफेक्ट होता है, टाइप 3 मिक्स्ड होता है। इसमें एक पर्टिकुलर चैनल में डिफेक्ट नहीं है, लेकिन इसमें एक कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है जिसमें डिफेक्ट होता है। और टाइप 4 है, इसमें हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म हो जाता है। एल्डोस्टेरोन जो है हमारा एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होता है और उसके अंदर डिफेक्ट हो जाता है, उसकी जो क्वांटिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। हाइपो मतलब लो एल्डोस्टेरोन लेवल से। तो ये नॉर्मली कौन से चैनल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कहाँ किस चीज का एब्जॉर्प्शन होता है वो हम पढ़ेंगे। तो ये नॉर्मली इधर ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है, बोमेन्स कैप्सूल है, ये प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है। प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का क्या काम होता है, सोडियम को रीएब्जॉर्ब करना इधर से और एच पॉजिटिव आयंस को एक्सक्रीट करना यूरिन में। सोडियम रीएब्जॉर्ब हो रहा है, फॉस्फेट रीएब्जॉर्ब हो रहा है, इधर सब रीएब्जॉर्ब होता है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, वाटर, प्रोटीन्स। तो बॉडी इधर से रीएब्जॉर्ब करती है सारी चीजें ताकि वो ब्लड में वापस जा सके और उनको बॉडी रीयूटिलाइज कर सके। ठीक है, वाटर भी इधर से ही रीएब्जॉर्ब होता है, बाइकार्बोनेट आयंस भी रीएब्जॉर्ब होते हैं, सोडियम रीएब्जॉर्ब होता है। तो इसका मेन फंक्शन ये है। फिर आता है लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब। इसमें क्या होता है कि इधर सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। ये इधर से तीनों चीज रीएब्जॉर्ब हो रही है, सोडियम, पोटेशियम और 2 क्लोराइड, तीनों चीज रीएब्जॉर्ब हो रही है। साथ में इधर एक सोडियम पोटेशियम चैनल होता है जो 3 सोडियम को रीएब्जॉर्ब करता है और 2 पोटेशियम आयंस को एक्सक्रीट करता है। फिर आता है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का क्या काम है, एच पॉजिटिव को एक्सक्रीट करना। इधर यूरिन पूरा एसिडिफाई हो रहा है, जो डीसीटी है इसके अंदर वो कैसे एसिडिफाई हो रहा है, एच पॉजिटिव रिलीज हो रहा है और पोटेशियम रीएब्जॉर्ब हो रहा है। एच पॉजिटिव एक्सक्रीट हो रहा है और बाइकार्बोनेट रीएब्जॉर्ब हो रहा है। तो इन चैनल्स की हेल्प से इधर यूरिन एसिडिफाई हो जाएगा। इधर एक और चैनल काम करता है, वो है सोडियम क्लोराइड चैनल। सोडियम रीएब्जॉर्ब हो जाता है और क्लोराइड रीएब्जॉर्ब हो जाता है, इसके साथ में फिर वाटर भी चला जाता है, तो यूरिन पूरा कंसंट्रेटेड हो गया इधर। फिर ये आता है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में सोडियम पोटेशियम चैनल प्रेजेंट है, जो सोडियम 3 सोडियम रीएब्जॉर्ब करता है, पोटेशियम एक्सक्रीट करता है और इधर एच पॉजिटिव आयंस भी कुछ एक्सक्रीट हो रहा है उसके अंदर, यूरिन और एसिडिफाई हो जा रहा है। तो ये कुछ चैनल्स प्रेजेंट है। अब इसमें कौन से चैनल में कहाँ डिफेक्ट हो रहा है उसको हम पढ़ेंगे। नॉर्मली इन सब चैनल्स की हेल्प से यूरिन एसिडिफाई होकर उसका नॉर्मल पीएच 4.5 टू 6 तक आ जाता है। ये नॉर्मल बॉडी अगर नॉर्मली फंक्शन करिए तो इतना पीएच मेंटेन हो जाता है। यूरिन कंसंट्रेट भी हो गया और यूरिन का पीएच भी एसिडिफाई हो गया। अब जो टाइप 1 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होता है उसमें क्या हो रहा है कि जो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है उसमें एच पॉजिटिव की एक्सक्रीशन नहीं हो पा रही है, तो सिक्रीशन ऑफ एच पॉजिटिव आयंस में डिफेक्ट आ गया, उसको बोलते हैं टाइप 1 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है। जो एच पॉजिटिव आयंस है उसको बाहर रिलीज होना था यूरिन में, वो नहीं हो पा रहा, और पोटेशियम को साथ में रीएब्जॉर्ब होना था, वो नहीं हो पा रहा। तो ये क्या होगा, जो एच पॉजिटिव आयंस है वो तो बॉडी में ही कलेक्ट हो गए इधर सारे, तो बॉडी का जो पीएच है वो रिड्यूस हो जाएगा, और जो पोटेशियम रीएब्जॉर्ब होना था वो नहीं हो रहा, तो ये कहाँ चला गया, यूरिन में एक्सक्रीट हो गया, तो पोटेशियम के लेवल्स लो हो जाएंगे और बॉडी में हाइपोकैलीमिया हो जाएगा। तो बॉडी में एसिडोसिस हो गई और हाइपोकैलीमिया हो गया। इसकी वजह से यूरिन का पीएच मोर देन 5.5 हो जाता है। अब इस यूरिन में एच पॉजिटिव आयन तो एक्सक्रीट हुए नहीं, एच पॉजिटिव एक्सक्रीट नहीं होंगे तो यूरिन एल्कलाइन हो जाएगा, एल्कलाइन होगा तो उसका पीएच 5.5 से ज्यादा मिलेगा। साथ में अगर हम यूरिन एनायन गैप देखेंगे, यूरिन एनायन गैप को कैसे कैलकुलेट करते हैं, सोडियम पोटेशियम जो कैटायंस है उसमें से हम एनायंस को माइनस कर देते हैं, क्लोराइड आयंस को माइनस कर देंगे, तो नॉर्मली इसकी वैल्यू हमारे पास 20 to 50 मिली इक्विवेलेंट्स तक होती है। अब इसमें क्या चेंज हो रहा है, यूरिन में पोटेशियम रिलीज हो गया इधर सारा, तो ये पोटेशियम इधर इसकी वैल्यू हम देखेंगे तो बढ़ी हुई मिलेगी, और जो क्लोराइड है वो रिड्यूस हो जाता है। यूरिन में क्लोराइड क्यों रिड्यूस हुआ, देखो एच पॉजिटिव आयंस जो है ब्लड में इंक्रीज हो गए, इधर हमने देखा कि एच पॉजिटिव सिक्रेट नहीं हो पा रहा था तो ब्लड में उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, तो ये अमोनिया जो गैस है वो एच पॉजिटिव को बाइंड करके अमोनियम आयंस बना लेगी, और ये क्लोराइड के साथ मिलकर सोडियम अमोनियम क्लोराइड बना लेते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड अगर बन गया, ये ब्लड में बना, ये यूरिन में जो एक्सक्रीट होना था क्लोराइड वो नहीं हुआ, तो क्लोराइड यूरिन में डिक्रीज हो गया और पोटेशियम उसके अंदर बढ़ गया यूरिन में, तो ये जो यूरिन एनायन गैप है ये पॉजिटिव आता है, इसकी वैल्यू हाईली पॉजिटिव आएगी, मोर देन 90 आ सकती है इसमें। ठीक है, साथ में इसमें और क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, अब बॉडी में इतना एसिडोसिस हो गया तो बॉडी में एक बफर मैकेनिज्म होता है जो बोन्स के थ्रू काम करता है। बॉडी क्या करेगी, एसिडोसिस को कंपनसेट करने के लिए अपना बफर मैकेनिज्म एक्टिवेट करेगी और जो बोन्स है उससे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट रिलीज करेगी, वो ब्रेक डाउन होकर कैल्शियम प्लस बाइकार्बोनेट आयंस बनाएंगे, ये बाइकार्बोनेट आयंस इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे ताकि पीएच मेंटेन रहे। अब ये जो कैल्शियम जो बच गया ये क्या हो रहा है, ये बॉडी एक्सक्रीट कर रही है किडनी के थ्रू, किडनी एक्सक्रीट करेंगी तो वहाँ क्या बन जाएंगे, रीनल स्टोन्स बन जाएंगे, नेफ्रोलिथियसिस हो जाएगा, जिसकी वजह से रीनल स्टोन का पेन होगा पेशेंट को, हिमेचूरिया हो सकता है, यूटीआई भी हो सकता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस भी हो सकता है, तो बोन का लाइसिस हो गया और रीनल स्टोन की फीचर्स आ सकती हैं। ये सारे चेंजेस हो गए इसके टाइप 1 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस के। अब इसको मैनेज कैसे करेंगे, बॉडी में इतनी एसिडोसिस हो गई तो हमें बाहर से बेस देना पड़ेगा, तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट बाहर से देते हैं। पोटेशियम इतना लॉस हो गया, हमें उसको सप्लीमेंट करना पड़ेगा वरना हाइपोकैलिमिक चेंजेस आ जाएंगे, और हाइपोकैलीमिया तो बहुत लाइफ थ्रेटनिंग होता है, अल्टीमेटली जाके हार्ट के ऊपर इफेक्ट करेगा और ईसीजी में चेंजेस आ जाएंगे हमारे, इसकी वजह से एरिथमियाज हो सकते हैं, तो हमें पोटेशियम सप्लीमेंट देना पड़ेगा। एसिडोसिस के लिए हमने सोडियम बाइकार्बोनेट दे दिया, और हम थायजाइड डायूरेटिक्स देते हैं। थायजाइड डायूरेटिक्स क्या करते हैं, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कराएंगे, बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन कराएंगे, तो बॉडी में एसिडोसिस रिड्यूस हो जाएगी, तो इसकी मैनेजमेंट हो गई।
ये हुआ क्यों किसी भी पेशेंट को? नॉर्मली हमारी बॉडी नॉर्मली फंक्शन कर रही है, तो उसमें वो पीएच भी मेंटेन कर पा रही है, वो यूरिन एनायन गैप भी मेंटेन कर पा रही है, सारे इलेक्ट्रोलाइट्स को रीअब्सॉर्ब भी कर पा रही है। तो किसी भी पेशेंट में क्यों हुआ रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस? या तो हेरिडिटरी हो सकता है ये कि किसी पेशेंट में पहले से ही जेनेटिक म्यूटेशन हो रखी है, उसको हो गया, या हम बाहर से कुछ ड्रग्स दे दें, एम्फोटेरेसिन बी या लिथियम दे दें, जिसकी वजह से ये चैनल्स अफेक्ट हो जाते हैं। एक जोगरन सिंड्रोम होता है, ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन होती है, इसमें कुछ ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती हैं, एंटी एसएसए, एंटी एसएसबी, तो उसमें हो सकता है, क्रोनिक लीवर डिजीज में हो सकता है, या सिकल सेल डिजीज में हो सकता है। तो ये कुछ इसके कॉजेज हैं, इनकी वजह से टाइप 1 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हो सकता है। ये कोई चेंजेस हुए, उससे चैनल अफेक्ट हुआ, चैनल अफेक्ट हुआ तो डिफेक्ट आया, एच पॉजिटिव रिलीज नहीं हो पा रहा बाहर, बॉडी में एसिडोसिस होगी, यूरिन का जो पीएच है वो अल्कलाइन हो गया, बॉडी में पोटेशियम कम हो गया, ठीक है, बोन्स का लाइसिस हो सकता है और रीनल स्टोन हो सकते हैं। तो ये 3-4 मेन चीजें इसमें मिल सकती हैं। अब आता है टाइप 2 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में क्या हो रहा है? इसमें डिस्टल ट्यूब्यूल इफेक्ट नहीं हो रहा, इसमें प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल इफेक्ट हो रहा है। बोमेंस कैप्सूल के बाद जो पहला ही पार्ट आ रहा है वो इफेक्ट हो रहा है। उसमें चेंज क्या आ रहा है? उसमें बाइकार्बोनेट रीअब्सॉर्ब नहीं हो पा रहा, बाइकार्बोनेट रीअब्सॉर्ब नहीं होगा पीसीटी के अंदर, जो सोडियम बाइकार्बोनेट को ट्रांसपोर्टर था वो अफेक्ट हो गया, ना सोडियम रीअब्सॉर्ब हुआ ना बाइकार्बोनेट रीअब्सॉर्ब हुआ, दोनों कहाँ हो गए? यूरिन में रिलीज हो गए, सोडियम भी लॉस हो गया बॉडी से, बाइकार्बोनेट भी लॉस हो गया। लेकिन अभी तो पीसीटी में डिफेक्ट हुआ है, ये सोडियम ल्यूमन के थ्रू आगे डीसीटी में भी जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में भी जाएगा। तो ये सोडियम जैसे ही आगे वाले पार्ट में पहुंचा, बॉडी ने क्या किया, जो हमारे सोडियम पोटेशियम चैनल्स थे उससे 3 सोडियम रीअब्सॉर्ब करके 2 पोटेशियम एक्सक्रीट कर दिए। तो अब क्या चेंज आ गया? बॉडी ने सोडियम को तो मेंटेन कर लिया, जो यहाँ रिलीज हुआ था यहाँ रीअब्सॉर्ब करके अपना ले लिया वापस से, लेकिन पोटेशियम रिलीज कर दिया, तो पोटेशियम हमारी बॉडी से वापस कम हो गया इसमें। अब क्या हो रहा है, जो बाइकार्बोनेट है बॉडी उसको भी रीअब्सॉर्ब करने की कोशिश करेगी। तो जो हमने ऊपर चैनल्स देखे थे उसमें एच पॉजिटिव आयन बॉडी एक्सक्रीट करके बाहर बाइकार्बोनेट को रीअब्सॉर्ब कर रही थी। जो ये चैनल है, ये देखो, यहाँ से जो सोडियम है वो रिलीज हुआ और बॉडी ने इधर आके इस चैनल से रीअब्सॉर्ब कर लिया, इस चैनल से रीअब्सॉर्ब कर लिया, इस चैनल से रीअब्सॉर्ब कर लिया। यहाँ से क्या हुआ, पोटेशियम लॉस हो गया इस चैनल से, और आगे जाने के बाद जब बाइकार्बोनेट रिलीज हुआ था उसको बॉडी ने क्या किया, यहाँ से रीअब्सॉर्ब करने की कोशिश की। तो ये बाइकार्बोनेट तो रीअब्सॉर्ब हो गया, लेकिन यहाँ से क्या हुआ, एच पॉजिटिव एक्सक्रीट हो गया वापस से। तो बॉडी फिर भी कुछ हद तक ट्राई करेगी यूरिन को एसिडिफाई करने के लिए। चैनल में डिफेक्ट आया, यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट रीअब्सॉर्ब नहीं हो पा रहा इसके अंदर से। अब ये दोनों जैसे ही यहाँ पहुंचेंगे, बॉडी हर जगह से बाकी चैनल से सोडियम रीअब्सॉर्ब करेगी और बाइकार्बोनेट को भी रीअब्सॉर्ब करेगी। तो मेंटेन करने की कोशिश कर रही है, जो भी एक पार्ट में मिस्टेक होगी उसको नेक्स्ट पार्ट में करेक्ट करने की कोशिश कर रही है। तो उससे क्या क्या चेंजेस हमें मिलेंगे? सोडियम तो बॉडी ने मेंटेन कर लिया, लेकिन पोटेशियम लॉस हो गया, तो हाइपोकैलेमिया मिल सकता है। यूरिन के पीएच में चेंजेस आए, लेकिन यूरिन इतना एल्कलाइन नहीं होगा इसमें, यूरिन का पीएच लेस देन 5.5 बॉडी मेंटेन कर पाएगी। कैसे? एच पॉजिटिव को उसने एक्सक्रीट कर दिया था, बाइकार्बोनेट रीअब्सॉर्ब कर लिया था। अब इसमें यूरिन एनायन गैप में चेंजेस देखेंगे। यूरिन एनायन गैप इसमें हमें नेगेटिव मिलता है। यूरिन एनायन गैप की डेफिनेशन तो वही रहेगी कि सोडियम पोटेशियम जो है कैटायंस है उसको माइनस करेंगे एनायन से, ठीक है। तो कैटायंस में क्या चेंजेस आए, जो पोटेशियम है वो यूरिन में बढ़ गया, हाइपोकैलेमिया हो रहा है, सारा पोटेशियम यूरिन में लॉस हुआ था। तो जितना पोटेशियम लॉस होगा यूरिन से उतना ब्लड से उतना यूरिन में बढ़ जाएगा, तो ये कैटायन इंक्रीज हो गए। अब क्लोराइड आयंस भी यूरिन में इंक्रीज हुए। क्लोराइड आयंस क्यों इंक्रीज हुए? यहाँ तो डिक्रीज हो गए थे यूरिन में, क्योंकि अमोनिया के साथ बाइंड करके सोडियम अमोनियम क्लोराइड बन गया था और वो एक्सक्रीट हो ही नहीं पाए थे ब्लड में। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है, बॉडी ने ये जो है मेंटेन किया था, एच पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है, तो ये सोडियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड नहीं बन पाएगा, क्योंकि एच पॉजिटिव आयंस ब्लड में है नहीं, यूरिन में एक्सक्रीट हुए हैं। तो ये अमोनियम क्लोराइड नहीं बन पाया, इसलिए सारा जो क्लोराइड है वो एक्सक्रीट हो गया यूरिन में। यूरिन में एक्सक्रीट हुआ तो यूरिन में उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, इसलिए इसमें यूरिन एनायन गैप नेगेटिव आता है, क्योंकि कंपेरेटिवली कैटायंस उतने नहीं बढ़ पाते हैं जितने एनायंस बढ़ जाते हैं। फिर आते हैं टाइप 2 के कोजेज। टाइप 2 के कोजेज में भी सबसे इंपॉर्टेंट तो हेरिडिटरी है, कि हेरिडिटरी चेंजेस है, किसी पेशेंट में ऑलरेडी कोई जीन म्यूटेशन हो गई है। फिर कुछ ड्रग्स आते हैं, जैसे एआरटी के ड्रग्स आ गए, लेड आ गया, कीमोथेरेपी के ड्रग्स हो सकते हैं, जैसे ईफोस्फेमाइड हो सकता है, या कुछ और कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे एमाइलोइडोसिस है, उसमें पीसीटी डैमेज हो सकता है, हाइपरपैराथायरॉइडिज्म में हो सकता है, पैराप्रोटीनीमिया में भी हो सकता है, विल्सन्स डिजीज, फैनकनी सिंड्रोम। तो ये सारे वेग कोजेज हैं, कोई एक पर्टिकुलर चीज को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। अलग अलग डिजीजेज हैं जिसमें किसी भी तरीके से किडनी अफेक्ट हो रही है और पीसीटी के चैनल्स अफेक्ट हो रहे हैं। अब फैनकनी सिंड्रोम में देखते हैं, फैनकनी सिंड्रोम में क्या हो रहा है, उसमें पीसीटी डैमेज हो जाता है, तो उसमें अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, फॉस्फेट कुछ भी रीएब्सॉर्ब नहीं हो पाता, सब चीज़ों का लॉस हो जाता है। तो प्रोटीन यूरिया, ग्लाइकोज यूरिया, उसमें सारी चीज़ों का लॉस हो जाता है। फिर आता है इसमें टाइप 3। टाइप 3 मिक्स्ड होता है। इसमें मेन प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, जीन में म्यूटेशन हो जाती है और कार्बोनिक एनहाइड्रेज अच्छे से सिंथेसाइज नहीं हो पा रहा म्यूटेशन की वजह से, तो उसके लेवल्स डिक्रीज हो गए। कार्बोनिक एनहाइड्रेज का फंक्शन क्या है, CO2 + H2O को बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट करना, उस बाइकार्बोनेट को H पॉजिटिव और बाइकार्बोनेट आयंस में कन्वर्ट करना, ठीक है। इसमें चेंजेस हो गए। ये जो एंजाइम है ये बहुत जगह प्रेजेंट होता है, हमारी बोन्स में प्रेजेंट होता है, ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ब्लड में प्रेजेंट होता है, किडनी में प्रेजेंट होता है, तो हर जगह के चेंजेस आएंगे। अब जो किडनी में इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, उससे क्या हो रहा है, एच पॉजिटिव रिलीज नहीं हो पा रहा, एक्सक्रीट नहीं हो रहा, बॉडी में इकट्ठा हो जाता है, इसकी वजह से पीएच डिक्रीज हो जाएगा, बाइकार्बोनेट का लॉस हो जाता है, बाइकार्बोनेट लॉस होगा तो बॉडी से पीएच और रिड्यूस हो जाएगा, पोटेशियम लॉस हो जाता है, हाइपोकैलेमिक चेंजेस मिलेंगे। यूरिन एनायन गैप इसमें भी पॉजिटिव मिलता है, क्योंकि इसमें भी जो कैटायंस हैं उसकी वैल्यू इसमें ज्यादा मिलती है, पोटेशियम इतना यूरिन में लॉस हो गया कि यूरिन एनायन गैप इसमें पॉजिटिव आ जाता है।
अब बोन्स में इसके क्या चेंजेस होते हैं, ये ऑस्टियोक्लास्ट जो सेल्स होती हैं बोन के अंदर, वो इसको यूज करती हैं और बोन की डीमिनरलाइजेशन करती हैं। तो अगर डीमिनरलाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा तो बोन की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, उसको बोलते हैं ऑस्टियोपेट्रोसिस है। ब्रेन में भी ये सेरिब्रल कैल्सिफिकेशन कर देता है, इसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकती है। इसकी मैनेजमेंट में हमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही देनी है कि बाइकार्बोनेट का लॉस हो गया, एसिडोसिस हो गया, तो हम बाहर से सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे, पोटेशियम को सप्लीमेंट कर देंगे। एक इसमें चीज़ यूज़ कर सकते हैं, हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कार्बनिक एनहाइड्रेज नहीं बन पा रहा है तो हम बोन मैरो में हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करेंगे, जिसकी वजह से कुछ सिम्टम्स में इंप्रूवमेंट मिल सकती है, सेरिब्रल कैल्सिफिकेशन में मिल सकती है, ऑस्टियोपेट्रोसिस में मिल सकती है। लेकिन किडनी सिम्टम्स में फिर भी इतनी इंप्रूवमेंट नहीं हो पाती है, इसलिए इतना ज़्यादा इसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं हम। फिर आता है इसका टाइप 4। टाइप 4 में हाइपोरेनिमिक हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म हो जाता है। जो रेनिन है और एल्डोस्टेरोन है, इन दोनों के लेवल्स रिड्यूस हो गए। किडनी रेनिन को रिलीज करती है और वो रेनिन जाके किसके ऊपर एक्ट करता है, एड्रिनल के ऊपर। और एड्रिनल के दो पार्ट होते हैं, कोर्टेक्स और मेडुला। जो कोर्टेक्स है वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिलीज करता है, तो रेनिन मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिलीज करवाता है, यहाँ से एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है। तो दोनों के लेवल्स रिड्यूस हो गए। अब इनका फंक्शन क्या था, एल्डोस्टेरोन का मेन फंक्शन था कि सोडियम को रीएब्जॉर्ब करवाए, वाटर को रीएब्जॉर्ब करवाए इसके साथ, और पोटेशियम और H पॉजिटिव आयंस बाहर एक्सक्रीट हो। अब ये चीज़ एक्सक्रीट नहीं हो रही तो ये चीज़ ब्लड में इंक्रीज हो गई, और सोडियम जो है रीएब्जॉर्ब नहीं हुआ तो उसका बॉडी में लॉस हो गया। तो इसमें क्या मिलेगा, हमें हाइपोनेट्रीमिया मिलेगा कि ब्लड में सोडियम के लेवल्स रिड्यूस हो गए क्योंकि वो रीएब्जॉर्ब नहीं हुआ, और हाइपरकैलीमिया मिलेगा। अब तक जो हमने दोनों चीज़ें देखी थी, टाइप 1 और टाइप 2, उसमें पोटेशियम के लेवल्स लो आ रहे थे, हाइपोकैलीमिया हो रहा था, पोटेशियम लॉस हो रहा था यूरिन में। लेकिन यहाँ नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ जो एल्डोस्टेरोन का काम था उसको एक्सक्रीट करने का काम था, वो एक्सक्रीट नहीं करेगा तो वो ब्लड में बढ़ जाएगा, तो इसलिए हाइपरकैलीमिया हो गया। एसिडोसिस तो हो ही रहा है, बॉडी ब्लड का जो पीएच है वो लो हो गया, यूरिन का पीएच भी लेस देन 5.5 हो जाता है। यूरिन का पीएच लेस देन 5.5 क्यों हुआ, क्योंकि किडनी कैन स्टिल एसिडिफाई द यूरिन। बाकी जो चैनल्स हैं वो इतना इफेक्टिवली काम कर रहे हैं कि बॉडी यूरिन को उतना एसिडिफाई कर देती है अपना बाइकार्बोनेट को रीएब्जॉर्ब करके, कि यूरिन का पीएच लेस देन 5.5 आ जाए। ठीक है, साथ में अमोनियम आयंस भी जो ब्लड में इंक्रीज हो जाते हैं, तो ये चेंजेस हो गए इसके अंदर। साथ में एल्डोस्टेरोन लेवल्स अगर हम चेक करेंगे वो भी इसमें लो मिलेंगे। इसका फिर यूरिन एनायन गैप देखते हैं। यूरिन एनायन गैप में क्या हो रहा है, जो सोडियम है वो तो सारा यूरिन में निकल गया बाहर, वो तो रीएब्जॉर्ब हुआ ही नहीं, तो सोडियम बढ़ गया। पोटेशियम क्या हुआ, वो तो सारा ब्लड में ही रह गया, यूरिन में नहीं आया पोटेशियम, तो वो डिक्रीज हो गया। क्लोराइड आयंस का क्या हुआ, बॉडी में अमोनियम आयंस बढ़े तो वो क्लोराइड को साथ बाइंड करके क्या कर लेंगे, अमोनियम क्लोराइड बना लेंगे, तो यूरिन में एक क्लोराइड आयंस रिड्यूस हो गए। तो सोडियम आयंस इतने बढ़ जाते हैं कि यूरिन एनायन गैप इसमें पॉजिटिव आता है, क्योंकि क्लोराइड भी साथ के साथ लॉस हो रहे हैं, यूरिन से कम हो रहे हैं, इसलिए यूरिन एनायन गैप इसमें ही पॉजिटिव है। टाइप 1 में भी यूरिन एनायन गैप पॉजिटिव है, टाइप 4 में भी यूरिन एनायन गैप पॉजिटिव है। डिफरेंस क्या था, यूरिन के पीएच का। यहाँ बॉडी यूरिन को एसिडिफाई करके पीएच को लेस देन 5.5 मेंटेन कर पाती है, पर जो टाइप 1 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस था वहाँ पे नहीं कर पाई थी, यूरिन का पीएच एल्कलाइन था। गैप भले ही दोनों में पॉजिटिव हो, एक पोटेशियम का डिफरेंस है दोनों में, उसमें पोटेशियम इतना लॉस हो गया था बॉडी से कि हाइपोकैलीमिया हो गया था, और इसमें क्या है, पोटेशियम एक्सक्रीट नहीं हो पाया, इसलिए इसमें हाइपरकैलीमिया हो रहा है, यहाँ पोटेशियम में इंक्रीज हो गया। अब इसके कोजेज क्या होते हैं, इसके वो सारे कोजेज आएंगे जो किडनी को अफेक्ट कर रहे हैं किसी तरीके से। जैसे डायबिटिक नेफ्रोपैथी मोस्ट कॉमन कोज है इसमें। डायबिटिक नेफ्रोपैथी के पेशेंट्स में आपको बहुत बार ऐसे देखने को मिलेगा कि पेशेंट हाइपरकैलीमिया के साथ आपके पास प्रेजेंट कर रहे हैं। सीकेडी पेशेंट्स में हाइपरकैलीमिया मिलता है बहुत बार देखने को, एसिडोसिस मिलता है। एस इनिबिटर्स और एआरबीज ये भी कैसे काम कर रहे हैं, दोनों क्या करते हैं, ये एल्डोस्टेरोन को इनिबिट करते हैं आगे जाके, तो हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म हो जाता है। एक आते हैं पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, वो भी यही करते हैं, पोटेशियम को वो ब्लड में इंक्रीज कर देते हैं और साथ में डायूरेसिस कोज कर देते हैं और एसिडोसिस कर देते हैं। एडिसन्स डिजीज में भी ऐसा हो जाता है। अब इसको मैनेज कैसे करेंगे, एक तो बॉडी में एसिडोसिस हुआ है तो हमें बाहर से बेस देंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट तो हमने दे दिया। फिर जो हाइपरकैलीमिया हुआ है हम उसको मैनेज करेंगे, उसको कैसे मैनेज करेंगे, या तो इमीडिएटली कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे अगर बहुत ज़्यादा हाइपरकैलीमिया हुआ है, इमरजेंसी सिचुएशन है। साथ में हम कुछ पोटेशियम बाइंडर्स दे देंगे ताकि वो लेवल्स उसके मेंटेन रहें। लूप डायूरेटिक्स यूज कर सकते हैं, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं लूप डायूरेटिक्स या थायराइड से। अगर हमें डायूरेटिक्स देने ही है किसी कंडीशन में और हाइपरकैलीमिया ऐसे पेशेंट में हो रहा है तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे लूप डायूरेटिक्स से। साथ में हम फ्लूड्रोकोर्टिकोसोन यूज कर सकते हैं। अब कोई पेशेंट अगर हमारे पास आ रहा है, उसमें हमने देखा कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, नॉर्मल एनायन गैप है, ब्लड का एनायन गैप नॉर्मल है, फिर हम यूरिन का एनायन गैप चेक करेंगे, वो नेगेटिव आ सकता है पॉजिटिव आ सकता है, मान लो पॉजिटिव आ गया, फिर हम क्या करेंगे, यूरिन का पीएच चेक करेंगे, क्योंकि यूरिन एनायन गैप पॉजिटिव कहाँ कहाँ आया था, टाइप 1 में पॉजिटिव आया था, टाइप 4 में पॉजिटिव आया था। तो इनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, यूरिन का पीएच चेक करेंगे। टाइप 1 में यूरिन इतना ज्यादा एल्कलाइन था कि उसका पीएच मोर देन 5.5 था, तो उसमें ये पीएच ज्यादा मिलेगा। टाइप 4 में बॉडी मेंटेन कर रही थी पीएच को, तो उसमें लेस देन 5.5 मिलेगा, और दोनों में पोटेशियम के लेवल्स भी अलग मिलेंगे। टाइप 1 में लो मिलेंगे और टाइप 4 में हाइपरकैलीमिया मिलेंगे। तो ऐसे हमने इनको डिफरेंशिएट कर लिया। यूरिन एनायन गैप अगर नेगेटिव आ गया तो हम क्या सोचेंगे, टाइप 2 हो सकता है। टाइप 2 को कैसे चेक करेंगे, उसमें बाइकार्बोनेट में प्रॉब्लम थी, जो प्रोक्सिमल कनोलेटेड ट्यूबुल था उसमें बाइकार्बोनेट एक्सक्रीट हो रही थी, तो इसमें मोर देन 5% मिलती है बाइकार्बोनेट, तो वो टाइप 2 हो गया।
अगर मोर देन 5% नहीं मिली, लेस देन 5% है और यूरिन एनायन गैप फिर भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब नॉन रीनल लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट हो रहा है। बॉडी में बाइकार्बोनेट का लॉस सिर्फ किडनी के थ्रू नहीं होता, जैसे किसी पेशेंट को डायरिया या वोमिटिंग हो जाए तो उसके थ्रू भी बाइकार्बोनेट लॉस हो सकता है, उसके थ्रू भी पोटेशियम लॉस हो सकता है। तो अगर यूरिन में पीएच जो बाइकार्बोनेट है वो लेस देन 5% है, इसका मतलब यूरिन से लॉस नहीं हुआ, नॉन रीनल लॉस हुआ है, या तो आपका जीआईटी के थ्रू लॉस हुआ है या फिर आपका किसी और तरीके से लॉस हुआ है। तो ये हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया। अब पेशेंट हमारे पास कोई ऐसे लेके नहीं आएगा कि उसको रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हुआ है। पेशेंट हमारे पास आएगा सिम्टम्स के साथ हैं। तो अभी हम इसके एक केस सिनेरियो देखते हैं। एक हमारे पास पेशेंट आती है। पेशेंट को प्रॉब्लम क्या हुई है कि उसको सडन वीकनेस हुई है। वो रात को आराम से लेटी थी और सुबह उसने देखा तो उसको क्या हुआ, पैरों में एकदम से वीकनेस है, वो उठ नहीं पा रही है, करवट नहीं ले पा रही है, चल नहीं पा रही है। तो उनको क्या लगेगा कि पेशेंट को स्ट्रोक आया होगा। अगर पेशेंट को हेमीप्लेजिया हुआ है तो पेशेंट सबसे पहले क्या सोचेगा कि ब्रेन स्ट्रोक आया है। तो पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल में लेके आए। इनको सडन वीकनेस हुई लोअर लिम्ब में, ये पैर नहीं उठा पा रहे हैं, इनको हॉस्पिटल लेके आए। डॉक्टर ने एग्जामिनेशन किया। सबसे पहले स्ट्रोक के लिए हमने सारी चीजें चेक की। हेमीप्लेजिया है पेशेंट को, रिफ्लेक्सेस चेक किए, रिफ्लेक्सेस नॉर्मल है पेशेंट को, ठीक है, मसल पावर ठीक है पेशेंट की। अब हमने क्या किया, पेशेंट की ब्लड इन्वेस्टिगेशंस भिजवाई, पेशेंट की रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन की, पेशेंट के जो वाइटल्स है वो चेक किए, बीपी नॉर्मल है तो हम हेमरेजिक स्ट्रोक रूल आउट कर दिया। फिर हमने सीटी कराया, सीटी में भी नहीं आया हेमरेजिक स्ट्रोक, तो हमने फिर एमआरआई कराया, एमआरआई भी नॉर्मल आ गया। अगर एमआरआई भी नॉर्मल आ गया तो हमने स्ट्रोक को रूल आउट कर लिया। फिर हम पैरालिसिस के बाकी कॉजेज देखेंगे। तो हमने जो ब्लड इन्वेस्टिगेशंस भेजी थी तब तक उसमें हमें चेंजेस मिल गए। अब जैसे हमने ब्लड इन्वेस्टिगेशंस देखी उसमें हमने क्या देखा, एक तो एबीजी, उसका एबीजी में क्या आ रहा है, एसिडोसिस आ रहा है। तो इसका मतलब पेशेंट को कोई मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, ठीक है, क्योंकि पेशेंट को रेस्पिरेटरी कोई कंप्लेन थी नहीं, CO2 के लेवल्स नॉर्मल है, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस नहीं है। हमारा डायग्नोसिस क्या बना कि पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों, उसके भी बहुत सारे कॉजेज होते हैं, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट होता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। तो हमने चेक किया, पेशेंट डायबिटिक भी नहीं है, उसके आरबीएस लेवल्स भी ठीक हैं, ठीक है, उसमें कोई कीटोन बॉडीज भी नहीं है। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस के और कॉजेज देखेंगे। तब तक हमने उसकी दूसरी रिपोर्ट देखी, तो उसके जो रिपोर्ट है उसमें हमने यूरिन की रिपोर्ट देखी और उसकी केएफटी की रिपोर्ट देखी। केएफटी में क्या मिला, पोटेशियम के लेवल्स लो मिले। तो हमारा क्या डायग्नोसिस जाएगा कि पोटेशियम इतने ज्यादा लो हो गए कि पेशेंट को हाइपोकैलिमिक पीरियोडिक पैरालिसिस हो गया, कि पोटेशियम लेवल्स लो होने की वजह से पेशेंट को पैरालिसिस हो गया। तो स्ट्रोक रूल आउट हो गया, लेकिन पैरालिसिस का हमें कॉज मिला कि पोटेशियम कम है। पोटेशियम कम है, साथ में बॉडी में एसिडोसिस भी हो रखा है, ठीक है। तो हम बाकी की चीजें क्या देखेंगे, यूरिन की रिपोर्ट्स देखेंगे। यूरिन की रिपोर्ट में हमने क्या देखा कि पीएच मोर देन 5.5 है, कि पीएच एकदम एल्कलाइन है, बॉडी का जो यूरिन पीएच है वो एल्कलाइन है, यूरिन एसिडिफाई नहीं हो पा रहा। तो हमारा डायग्नोसिस क्या जाएगा कि पेशेंट को रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हुआ होगा। अब हमने पोटेशियम के लेवल्स, एबीजी की रिपोर्ट्स, केएफटी की, यूरिन की, इन रिपोर्ट्स के बेसिस पे डायग्नोसिस बनाया कि पेशेंट को टाइप 1 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हुआ है, ठीक है। अब टाइप 1 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस पेशेंट को ऐसे अचानक क्यों हुआ, तो हम उसके कॉजेज पे जाएंगे कि पेशेंट को क्या है, हेरिडिटरी है, ड्रग इंड्यूस्ड है, जोग्रन सिंड्रोम है, सिकल सेल डिजीज है। तो उनको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, सबसे पहले हम पेशेंट के बाकी की हिस्ट्री लेंगे। तो सिकल सेल डिजीज के लिए हमने हिस्ट्री ली कि पेशेंट को कोई पेन होता रहता हो, जॉइंट पेन रहता है, या फिर पेशेंट कैसे पेन के क्राइसिस आए हों, या पेरिफेरल स्मीयर हम उसका भिजवा सकते हैं। पेरिफेरल स्मीयर पे हमें सिकल सेल्स दिख जाएंगे। अगर पेरिफेरल स्मीयर हमारा नॉर्मल है तो हम बाकी और चीजें देखेंगे। ड्रग की हिस्ट्री लेंगे। ड्रग में क्या था हमारे पास, एम्फोटेरेसिन बी था, लिथियम था। तो हम पूछ सकते हैं कि कोई वो साइकेट्रिक डिजीज के लिए लिथियम तो नहीं ले रही है, कोई फंगल इन्फेक्शन हुआ उसके लिए एम्फोटेरेसिन बी तो नहीं चल रहा है। तो वो भी पेशेंट ने मना कर दिया, तो ड्रग हिस्ट्री भी रूल आउट होगी। फिर हम ऑटो इम्यून कंडीशंस में से जोग्रन सिंड्रोम देखेंगे। जोग्रन सिंड्रोम में क्या मिलता है पेशेंट को मिलेगा कि ड्राई माउथ, ड्राई आईज, ड्राई नोज और फैटीग, वीकनेस, जनरलाइज माइल्जिया। ये सब सारी कंप्लेंट्स अगर हम पेशेंट से पूछते हैं तो हमारे पेशेंट को ये पॉजिटिव मिली है। उसको यूजुअली ड्राई माउथ रहता है, वो इस चीज के लिए ओपीडी में भी कई बार दिखा चुकी है। ड्राई आईज रहते हैं, आई के लिए भी वो रेगुलर आई ड्रॉप्स यूज कर रही है। तो हमारी जो हिस्ट्री जा रही है वो जोग्रन सिंड्रोम पे जा रही है। फिर हम उसको कंफर्म करने के लिए क्या कराएंगे, उसकी सीरोलॉजी टेस्ट कराएंगे, ऑटो इम्यून पैनल भेजेंगे, एंटी-एसएस-ए, एंटी-एसएस-बी या फिर एंटी-रो, एंटी-ला, ये दोनों एंटीबॉडी चेक कराएंगे। ये एंटीबॉडी हमारी अगर पॉजिटिव आती है तो हम उसके बेसिस पे उसकी जोग्रन सिंड्रोम की ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो क्या होता है, पेशेंट कोई ऐसे नेम टैग लेके नहीं आता। कोई अगर डिजीज के साथ पेशेंट आ रहा है तो वैसा टैग लेके नहीं आएगा अपने पास कि मुझे जोग्रन सिंड्रोम हुआ है। पेशेंट एक कंप्लेन के साथ आएगा। अब ऐसा पेशेंट है जो एक सडन पैरालिसिस के साथ आया है। पैरालिसिस के तक पेशेंट क्यों पहुंचा, क्योंकि वो टाइमली डायग्नोज नहीं हुआ, या तो पेशेंट ने अपने सिम्टम्स को इग्नोर किया, या फिर पेशेंट को सिम्टम्स पता चले और पेशेंट उन सिम्टम्स के साथ पहुंचा भी। मान लो ड्राई आईज के साथ ऑप्थेल्मोपैडी में गई, वहां पे उसको किसी ने प्रॉपर डायग्नोसिस बनाने की बजाय क्या किया, उसको आई ड्रॉप्स लिख दिए, तो वो अनडायग्नोज रह जाएगी। वो अगर ड्राई नोज की वजह से उसको बार बार एपिस्टेक्सिस हो रहा है, वो ईएनटी में जा रहे हैं, वो ईएनटी वाले भी उसको ड्रॉप्स दे रहे हैं, उसकी नॉर्मल मैनेजमेंट करके भेज देने पर डायग्नोसिस नहीं बन पा रहा उसका वहाँ पे भी। या वो ड्राई माउथ के लिए मेडिसिन ओपीडी में काफी बार आई है, बाकी और कंप्लेंट्स के साथ उसने अपनी वीकनेस, माइल्जिया, तो हमने उसको एनीमिया, B12 या विटामिन डी डेफिशिएंसी
समझ के हम उसको बाकी ये सब मल्टीविटामिन वगैरह देते रहे, उसके इन कंप्लेंट्स को अगर हम इग्नोर करेंगे तो उसका डायग्नोसिस नहीं बन पाएगा, तो पेशेंट अल्टीमेटली क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन के साथ ही आएगा हमारे पास। तो इन सब कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए, टाइमली डायग्नोसिस बनाने के लिए हमें पहले खुद डिजीज पता होनी चाहिए कि डिजीज क्या हो सकती है। अगर ये एक सिम्टम पेशेंट बता रहा है तो पेशेंट को वो कंप्लेन है, तो हमें दिमाग में वो डिजीज पता होगी, हम तभी सोचेंगे, तो तभी हम डायग्नोसिस बना पाएंगे, वरना पेशेंट ऐसे ही कॉम्प्लिकेशंस के साथ ही पहुंचेगा हमारे पास।